हेलो एवरीवन, मैं हूं आदर्श और आपका स्वागत है सीयूटी एक्सप्रेस में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी फर्स्ट बुक इंडियन सोसाइटी की, चैप्टर नंबर 2, द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। एज यू नो, जो चैप्टर 1 है वो नॉन इवोल्यूटिव है, जिसमें एज सच कुछ नहीं, वो बस इंट्रोडक्शन टू बुक है कि इस बुक में ये चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स में आप इस बारे में पढ़ोगे। जैसे कि चैप्टर नंबर 2, इसमें आप इंडिया के डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर के बारे में, इंडिया के पॉपुलेशन के बारे में पढ़ोगे, वेरियस एस्पेक्ट्स के बारे में जानोगे। चैप्टर नंबर जो 3 है वो सोशल इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूटी एंड चेंज है, जिसमें आप कास्ट, देन ट्राइब और फैमिली के बारे में पढ़ोगे। जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका वो है मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। वहाँ देखोगे आप मार्केट कैसे फंक्शन करता है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन है, जिसमें आप जानोगे कि कैसे अनटचेबल, दलित्स, वुमेन, इवन डिजेबल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है सोसाइटी में। उसके नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है वो चैलेंजेस टू कल्चरल डाइवर्सिटी है। एज यू नो, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, तो इंडिया को क्या क्या चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है अपनी डाइवर्सिटी मेंटेन करने के लिए, हम ये पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के साथ शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 2, द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। जो वर्ड डेमोग्राफिक है, ये जो वर्ड है डेमोग्राफिक, ये डेमोग्राफी से लिया गया है। तो डेमोग्राफी क्या होता है? डेमोग्राफी जो होती है एक सिस्टमेटिक स्टडी होती है पॉपुलेशन की। डेमोग्राफिक जो है एक सिस्टमेटिक स्टडी होती है पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन क्या होती है? पॉपुलेशन इज़ द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ स्पेसिफिक एरिया। मानिए ये एक स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक टेरिटरी है, और इसमें जो नंबर ऑफ पीपल रह रहे हैं उन्हीं को हम लोग पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है। सो पॉपुलेशन जो होती है वो एक फिक्स टेरिटरी में नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो रहते हैं उन उसको हम लोग पॉपुलेशन कहते हैं। जो तो इसमें क्या कहा है, डेमोग्राफी जो होती है एक सिस्टमैटिक स्टडी होती है किस चीज़ की? पॉपुलेशन के बारे में। जो वर्ड है डेमोग्राफी, वो कहाँ से ली गई है? ग्रीक के 2 टर्म से ली गई है। पहला जो है डेमोस, डेमोस मतलब होता है पीपल, और दूसरा है ग्राफीन, ग्राफीन मतलब डिस्क्राइब। सो डेमोग्राफी सिंपली अगर इस टर्म में देखें तो डेमोग्राफी इज सिंपली द डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल, द वे इन विच वी कैन डिस्क्राइब पीपल। तो सिंपली डेमोग्राफी जो है इट इज़ अ systematic study of our society, especially when we talk about population. आई गेस आई एम क्लियर कि डेमोग्राफी की डेफिनेशन क्या होगी। डेमोग्राफी जो होती है वो सिस्टमेटिक स्टडी होती है किस चीज़ की? पॉपुलेशन की। एंड पॉपुलेशन में क्लियर है कि पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन जो होता है वो नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ए स्पेसिफिक एरिया। वो स्पेसिफिक एरिया कोई कंट्री हो सकती है, कोई स्टेट हो सकता है, कोई डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, कोई विलेज हो सकता है। ओके तो हम डेमोग्राफी के अंदर एक्चुअली पढ़ते क्या हैं? हम डेमोग्राफी के अंदर पढ़ते हैं अबाउट पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन के बारे में क्या पढ़ते हैं? तो कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन, बर्थ रेट, नंबर ऑफ डेथ्स, फिर हाउ पॉपुलेशन इज चेंजिंग, बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या कंपोजिशन है, कितनी उम्र के लोग हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने अमीर हैं, कितने गरीब है, तो हम पॉपुलेशन पे ही देखते हैं। ठीक है। तो बेसिकली डेमोग्राफी में हम बर्थ के बारे में, माइग्रेशन के बारे में, सेक्स कंपोजिशन, अलग अलग चीज़ों के बारे में जानते हैं जो कि पॉपुलेशन से लेना देना है। ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दे दिया, बर्थ, कितने बर्थ हो रहे हैं, कितना डेथ हो रहा है, कितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है, कितने लोग सोसाइटी में अमीर हैं, गरीब हैं, उस स्पेसिफिक एरिया में, इन दैट सेंस। सो डेमोग्राफी जो होती है उसको फर्दर 2 क्लास में डिवाइड कर देते हैं। उसके 2 कैटेगरी हो जाते हैं डेमोग्राफी के। एक होता है फॉर्मल डेमोग्राफी और दूसरा होता है सोशल डेमोग्राफी। जो फॉर्मल डेमोग्राफी होती है ना, वो जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है फॉर्मल, तो इसका बस क्वांटिटेटिव डाटा से लेना देना होता है। वो एनालिटिकल होती है, वो सिर्फ देखती है पॉपुलेशन बढ़ रही है, घट रही है, प्लस माइनस, ये सब, मतलब काफ़ी फॉर्मल वे में ये सिर्फ क्वांटिटेटिव यानी नंबर्स पे फोकस करती है। तो ये फॉर्मल डेमोग्राफी सिर्फ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट पे फोकस करती है, एनालिसिस करती है पॉपुलेशन चेंज की, किस पे? क्वांटिटेटिव, नंबर्स के बारे में सिर्फ डील करती है, इनको सिर्फ नंबर से मतलब होता है। वहीं जो सोशल डेमोग्राफी होती है वो एक तरह की क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग होती है। क्वालिटेटिव कैसे? क्वालिटेटिव भी इसी नंबर पे डिपेंड करती है, लेकिन वो अलग अलग चीज़ें देखने की कोशिश करती है। उस पॉपुलेशन का इकोनॉमिक एस्पेक्ट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, उसका कल्चरल, उसका सोशल एस्पेक्ट देखती है। ठीक है। तो ये जो फॉर्मल डेमोग्राफी है ये सिर्फ नंबर्स से उसका लेना देना है, जबकि उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस करने का काम सोशल डेमोग्राफी का है। सोशल डेमोग्राफी उसका एनालिसिस करती है, देखती है कि क्यों यही तबका गरीब है, यही तबका अमीर है, क्यों वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। फॉर्मल डेमोग्राफी बस बोल देगी कि भाई इतना सेक्स रेशियो है, और
इसका काम करने का, सोशल डेमोग्राफी का काम करना है क्या, क्यों इतना कम सेक्स रेशियो क्यों है, नंबर ऑफ वुमेन क्यों कम है, फीमेल क्यों कम है। तो ये काम किसका है, सोशल डेमोग्राफी का। वहीं सिर्फ डाटा कलेक्ट करने का काम फॉर्मल डेमोग्राफी का है। ये कैसे इवॉल्व हुआ पॉपुलेशन का स्टडी करना। तो बेसिकली जब हम 18 सेंचुरी में जाते हैं तो जो यूरोप के जो स्टेट थे वो खुद को नेशन स्टेट बना रहे थे, अब एज अ नेशन इमर्ज हो रहे थे, ठीक है, पॉलिटिकल एंटिटी वो इमर्ज हो रहे थे। उसी टाइम स्टैट्स एज अ डिसिप्लिन, स्टैटिस्टिक्स एज अ डिसिप्लिन इवॉल्व होता है। ये थोड़ा सा डिफरेंट था एज कम्पेयर टू मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन वगैरह पे फोकस कर रहा था, बल्कि स्टैट्स जो था उन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। वहीं पे ये दोनों इवेंट, यूरोप में नेशन स्टेट का फॉर्मेशन और बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसने काफ़ी कंपेल किया सोशियोलॉजी को, क्योंकि सोशियोलॉजी का भी बर्थ उस टाइम अराउंड हुआ था जब आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखते हो, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देखते हो, तो उसी टाइम सोशियोलॉजी का बर्थ हुआ था और स्टैट्स भी उसी टाइम में आया था। तो सोशियोलॉजी का बर्थ और सोशियोलॉजी का डेवलपमेंट में इसने काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले किया, क्योंकि ये सोशल स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मेशन किया। इसको सिंपल टर्म्स में कहें यानी सोशल डेमोग्राफी की इवॉल्व होना। तो पहले अगर आप हम देखें तो इन दोनों की नीड क्यों हुई, मतलब अगर नेशन स्टेट बन रहा है तो उसको स्टेट्स मतलब स्टैटिस्टिक्स से क्या मतलब, नंबर से क्या मतलब। तो किसी भी नेशन को अपने पॉपुलेशन को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सिस्टमेटिक वे में जानना और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको अपना पॉपुलेशन पता है कि आपके पॉपुलेशन में इतने लोग अमीर हैं, इतने लोग गरीब हैं, इतनी महिलाएं हैं, इतने बच्चे हैं, इतने पुरुष हैं जो काम कर सकते हैं, इतने बूढ़े हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। इससे पता चलता है कि कितनी नौकरियों की ज़रूरत है, आपके देश में महिलाओं की क्या स्थिति है, आप गरीबों का उत्थान करने के लिए क्या कर सकते हो। तो हमेशा जो ये सोशल डेमोग्राफी, इवन डेमोग्राफी ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप डेमोग्राफिक डाटा से ही पता कर सकते हो चीज़ों को, उसी हिसाब से आप कोई पॉलिसी बना सकते हो। तो स्टैट्स और ये नेशन, क्योंकि वेलफेयर नेशन का कॉन्सेप्ट आया, तो वेलफेयर नेशन अपना पॉपुलेशन का वेलफेयर करने का काम करता है। तो जब आपके पास डाटा ही नहीं होगा तो आप कैसे करोगे। मानिए आपके पास पता ही नहीं होगा कि आपके देश में इतने किसान हैं, तो आप कैसे किसी चीज़ को तय करोगे कि एमएसपी ये होगा या फिर इतनी खेती होती है। तो हर एक चीज़ के लिए डेटा जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और उसी से आप कोई एक्शन या इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। तो अगर हम बात करें ये डेटा हम कैसे पाते हैं, तो दो तरीका होता है इसको पाने का। एक होता है सेंसस और दूसरा कह सकते हैं सर्वे। सेंसस और सर्वे क्या होता है, एक सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ डाटा। कहाँ पे, एक पर्टिकुलर एरिया का पॉपुलेशन का सिस्टमेटिक डाटा कलेक्ट करना ही सेंसस और सर्वे कहलाता है। कि हमने इस स्पेसिफिक एरिया, इस गांव में, इस शहर में इतने लोगों से ये चीज़ें पूछी और इससे हमें पता चला। तो क्या हम क्या देख रहे हैं हम लोग, एक स्पेसिफिक एरिया है, उस एरिया में रहने वाले लोग के बारे में ही पता करना, जानकारी लेना नंबर्स के टर्म्स में, वही सेंसस और सर्वे कहलाता है, यानी सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ डाटा। तो अगर हम पहले एक फैक्ट बोलें तो माना जाता है कि 1790 में अमेरिका में फर्स्ट मॉडर्न सेंसस हुआ था। वहीं से सेंसस की हिस्ट्री शुरू होती है। 1970s मॉडर्न सेंसस की हिस्ट्री वहीं से शुरू होती है कि अमेरिका ने पहली बार ये कराया था। यूरोप के नेशन में भी ये जो था वो 18 सेंचुरी में, ये भी अराउंड इसी टाइम 1880s में चालू हो गया था, ऑलमोस्ट कह सकते हैं, मतलब हाँ ऑलमोस्ट उसी टाइम पीरियड में हो गया था। उसके बाद जो इंडिया में पहली बार जो सेंसस हुआ वो ब्रिटिशर्स ने कराया, ठीक है, पहली बार जो सेंसस हुआ ब्रिटिशर्स ने कराया। और 1881 से इंडिया में रेगुलर हर एक 10 ईयर्स पे, यानी हर एक डेसिनियल पे सेंसस होने लगे थे, ठीक है। और इसी लेगेसी को इंडिया ने भी कंटिन्यू किया। इंडिपेंडेंस के बाद 1951 जो था ये फर्स्ट सेंसस था जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था। और अभी तक 2011 तक हमने सेंसस कर लिया है। ये 15th सेंसस था आई गेस। 2021 वाला भी आया नहीं, चूँकि कोविड के बाद काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, तो ये सेंसस अभी प्रोसेस में ही है, तो इसका डेटा भी आया नहीं है, ठीक है।
अब मैंने जैसे बता ही दिया हूँ कि कोई डेमोग्राफिक डाटा जानना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हेल्प करता है प्लानिंग करने में और इम्प्लीमेंटेशन करने में, किस चीज़ का, स्टेट पॉलिसीज़ का, किस चीज़ के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पब्लिक वेलफेयर के लिए। जब आपको पता होगा कि आपके एरिया में किन चीज़ों की नीड है, कैसे लोग रहते हैं, उनकी नीड क्या है, तो अभी आप बेटर पॉलिसी बना पाओगे और उस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, दो तरीके के पॉपुलेशन थ्योरीज हैं। पहला जो थ्योरी है वो थॉमस रॉबर्ट मैल्थूस की थ्योरी है, ठीक है। इनका क्या मानना था, इन्होंने ये थ्योरी अपने बुक एसेज ऑफ पॉपुलेशन में दी थी। इनका मानना था कि जो पॉपुलेशन होती है ना, पॉपुलेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इंक्रीज होती है, जीपी में, और जो सब्सिस्टेंस होते हैं यानी जिंदा रहने के लिए जो चीज़ें चाहिए, जैसे खाना, घर, कपड़े, कोई भी चीज़, वो होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है, एपी में वो इंक्रीज होती है, और वहीं पॉपुलेशन जो होती है वो जीपी में इंक्रीज होती है, ठीक है। तो अगर हम सिंपली देखें, अगर पॉपुलेशन अगर जीपी में इंक्रीज हो रही है और वो चीज़ें जो जिंदा रहने के लिए इम्पॉर्टेंट है वो एपी में, यानी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और वहीं जो उन चीज़ें चाहिए जिंदा रहने के लिए वो बहुत धीरे स्लोली बढ़ रही है एज़ कम्पेयर टू पॉपुलेशन। तो इससे क्या होगी, हमेशा सोसाइटी में पॉवर्टी रहेगी। क्यों? क्यों भाई, पॉपुलेशन ज़्यादा है और खाना कम है। मानिए एक सोसाइटी में 10 लोग हैं और जो सामान है खाना खाने वाला वो 6 लोगों के लिए बस है, ठीक है। तो इसमें जो पावरफुल होगा 6 लोग वो ये ले लेंगे, बाकी 4 लोग का भगवान मालिक है। तो इनका मानना था कि जो पॉपुलेशन है वो जीपी में इंक्रीज होती है और जो चीज़ें जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है वो एपी में इंक्रीज होती है। यानी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है लेकिन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पा रहा, जिसकी वजह से सोसाइटी में हमेशा पॉवर्टी रहेगी। अब उन्होंने कहा कि इस पॉवर्टी को एलिवेट करने का सिर्फ एक तरीका है, पॉपुलेशन को कम करो। उनका ये मानना था, मालथूस साहब का ये मानना था कि पॉवर्टी को कम करना है तो पॉपुलेशन को ही कम कर दो। इन दो तरीके उन्होंने सुझाए थे कि पॉपुलेशन को कैसे हम लोग डिक्रीज कर सकते हैं। जो पहला तरीका था वो था पॉजिटिव चेक और दूसरा तरीका था प्रिवेंटिव चेक। प्रिवेंटिव चेक में इन्होंने कहा कि अगर हम शादियों को डिले कर दें या शादी ही ना करें तो अब पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा इन्होंने कहा था कि पॉजिटिव चेक्स जो होते हैं वो फेमाइन एंड डिजीजेस। इनका मानना था कि हमारे मतलब नेचर ही हम पे पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए अलग अलग बीमारियां लाता है, या फेमाइन आती है, सूखा आता है, अकाल आता है। सिंपल अगर लैंग्वेज में बहुत मॉडर्न टाइम में बोलूँ तो उनका मानना था, मान लिया अगर वो अभी होते तो कहते कि कोविड आया था पॉपुलेशन कम करने के लिए, क्योंकि नेचर चाहता था कि पॉपुलेशन कम रहे, क्योंकि नेचर सिर्फ 6 लोगों का खाना प्रोड्यूस कर सकता है और है हम लोग 10 लोग। तो नेचर क्या करेगा, 4 लोगों को मार देगा और 6 लोग रहेंगे और 6 लोगों को 6 खाना मिल जाएगा, ठीक है। इनका ये थ्योरी था। काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ इनके थ्योरी की, क्योंकि अगर हम देखें तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और मॉडर्नाइजेशन हुआ तो लोगों की पॉपुलेशन भी थी, लेकिन उसी के साथ साथ प्रोडक्शन भी बढ़ने लगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ने लगा, इतना खाना बन पा रहा था। लाइक अभी एग्जांपल दे, इंडिया की इतनी पॉपुलेशन है लेकिन इंडिया का सिर्फ एक स्टेट पंजाब ही इतना खाना प्रोड्यूस कर सकता है, इतना गेहूं प्रोड्यूस कर सकता है, चावल कर सकता है कि हम लोग पूरा नेशन में खा सकते हैं, ठीक है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ ये चीज़ पॉसिबल हो पाई। तो इनकी थ्योरी यहीं गलत हो गई कि भाई पॉपुलेशन बढ़ रहा है और खाने मतलब जो सब्सिस्टेंटिव चीज़ें हैं जो जिंदा रहने की ज़रूरत है वो नहीं बढ़ रही हैं, तो ये फेल हो गया, ठीक है। क्योंकि जो फूड प्रोडक्शन था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, चाहे पॉपुलेशन बढ़ ही रहा था, लेकिन अगर आप देख सकते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में तो जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है तो पॉपुलेशन के साथ साथ ये सब्सटेंसेस भी बढ़ने लगी, लोगों के पास पैसा आने लगा, लोग खाना खरीद पा रहे थे, खाना का भी प्रोडक्शन उतना ही ज़्यादा हो रहा था। दूसरा ये था कि स्पेशली मार्क्सिस्ट और लेफ्ट इंक्लाइंड जो स्कॉलर्स हैं वो उनका क्रिटिसिज्म ये देते हैं, क्योंकि इनका कहना था कि जो पॉवर्टी है और स्टारवेशन है ये होते क्योंकि पॉपुलेशन राइज हो रही है, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो पॉवर्टी रहेगी। लेकिन मार्क्सिस्ट जो स्कॉलर्स थे उनका कहना था कि पॉवर्टी का पॉपुलेशन से कोई लेना देना नहीं है, पॉवर्टी का लेना देना है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। ये लिबरल और मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स का आर्ग्यूमेंट था कि पॉवर्टी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से होती है, ना कि पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से। जो सोसाइटी में है वो कुछ सेगमेंट ही मेजॉरिटी ऑफ सेगमेंट को, लाइक 90% ऑफ रिसोर्सेज को 10% ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल करता है, वहीं 90% ऑफ पॉपुलेशन का सिर्फ 10% रिसोर्सेज पे हिस्सा रहता है। तो मार्क्सिस्ट और लिबरल हिस्टोरियंस का कहना था कि पॉवर्टी जो है
ये जो 90% लोग गरीब है क्योंकि इनके पास सिर्फ 10% रिसोर्सेस हैं, वहीं पे ये 10% जो लोग हैं वो अमीर है क्योंकि इनके पास इनका पूरा 90% ही रिसोर्सेस हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ये जो थ्योरी है ये बेस्ड है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर। थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है कि इस 3 लेवल में किसी भी चीज़ को 3 स्टेजेस में पॉपुलेशन ग्रोथ को डिवाइड किया गया है। ठीक है, अंडर डेवलप्ड से लेकर टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड स्टेज से लेकर डेवलप्ड स्टेज तक। सुनने में काफ़ी मतलब ऐसा टेक्निकल टर्म लग रहा है, लेकिन इतना कुछ है नहीं है हार्ड। सिंपल टर्म्स में कहें तो ये 3 स्टेजेस की बात करता है, 3 स्टेजेस। ठीक है, पहला स्टेज क्या है? पहला स्टेज ये है कि बर्थ रेट भी बढ़ रहा है और डेथ रेट भी बढ़ रहा है। इसकी वजह से क्या हुआ, इनका अगर डिफरेंस देखें तो काफ़ी लो आएगा, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ हो ही नहीं रही है, काफ़ी लो पॉपुलेशन ग्रोथ है। बर्थ रेट भी हाई है, डेथ रेट भी हाई है। बर्थ रेट क्यों हाई है? कि ये सोशो कल्चरल प्रैक्टिस है, लोग ज़्यादा बच्चा कर रहे हैं, लोग उतने एजुकेटेड नहीं है कि फैमिली प्लानिंग के बारे में जाने। और डेथ रेट हाई क्यों है? क्योंकि इतने मेडिकल मतलब आप अपने मेडिकली इतने इक्विप्ड नहीं है, इतनी सारे रिसोर्सेस नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से डेथ रेट भी बढ़ रहा है। तो ये कैसे कंट्रीज में देखने को मिलता है? अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का हाल ऐसा होता है। टेक्निकली बैकवर्ड कंट्रीज में जो होती है पॉपुलेशन वो ऐसे ही काम करती है, यानी बर्थ रेट जो है वो भी बढ़ रही होती है, डेथ रेट भी बढ़ रही होती है, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो स्टैग्नेंट रहती है, ना वो बढ़ रही होती है ना घट रही होती है। कह सकते हैं कि काफ़ी लो डेवलपमेंट होता है, जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने लोग मर भी जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा स्टेज आने से पहले मैं तीसरे स्टेज पे आऊँगा। तीसरा स्टेज ये कहता है कि बर्थ रेट भी लो है, डेथ रेट भी लो है, और इनका भी डिफरेंस लो है, और काफ़ी पॉपुलेशन जो है वो सस्टेन्ड है, इक्विलिब्रियम पे है। बर्थ रेट धीरे क्यों है? लो, ये किन कंट्री को दिखाती है? डेवलप कंट्रीज का हाल है। डेवलप कंट्रीज में बर्थ रेट लो है क्योंकि लोगों को फैमिली प्लानिंग के बारे में पता है कि हमें बस 1 या 2 बच्चे करने हैं। और डेथ रेट भी कम है क्योंकि मेजर रीज़न टेक्नोलॉजिकली एडवांस नेशन, उनके पास मेडिकल प्रोसीजर्स इतने आई हैं, लोगों के पास मतलब सर्विसेज डायरेक्ट मिलती है लोगों को, तो डेथ रेट भी कम है क्योंकि अब ऐसी डिजीज़ेज जो पहले प्रिवेंट नहीं की जा सकती, पहले वो प्रोसेस नहीं थे कि अब बचाया जा सके, वो भी अब मौजूद है, तो जिसकी वजह से डेथ रेट भी कम है। यानी जो डेवलप कंट्री वहाँ पे बर्थ रेट भी कम है बिकॉज ऑफ फैमिली प्लानिंग, और डेथ रेट भी कम है क्योंकि आप मेडिकली काफ़ी एडवांस हो चुके हैं। बीच में जो आता है सेकेंड स्टेज, जिसको हम लोग ट्रांजिशनल स्टेज कहते हैं, इसमें बर्थ रेट हाई होती है लेकिन डेथ रेट लो होती है। क्यों? बर्थ रेट अभी भी हाई है क्योंकि लोगों के पास अभी भी फैमिली प्लानिंग का वो जो चीज़ है, सोशल कल्चरल प्रैक्टिस है, लोग अभी भी ये चीज़ को नहीं जानते हैं। ठीक है, लोगों तक ये मैसेज नहीं पहुंच पाया। लेकिन डेथ रेट डिक्रीज क्यों हो रही है? क्योंकि सेकेंड स्टेज में जो डेवलपिंग नेशन की यहाँ पे बात हो रही है वो भी बेटर कर रहे हैं। डेथ रेट डिक्रीज हो रही है क्योंकि उनके पास भी कुछ टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि वो अपने लोगों को बचा सके। वो कुछ डिजीज़ हैं जो पहले प्रिवेंट नहीं किए जा सकते, अब किए जा सकते हैं। वैक्सीनेशन है, आप ये दे रहे हो, ठीक है, आप अपने पॉपुलेशन को इम्यून कर रहे हो। तो ऐसे में पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, बहुत तेज़ी से। इसमें आएगा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, एक्सप्लोजन में क्या होगा कि आपकी पॉपुलेशन अचानक से बढ़ने लगेगी क्योंकि आपका बर्थ रेट तो हाई हो चुका है ना, इसमें बर्थ रेट हाई है, नए लोग आ रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, और डेथ रेट कम है। डेथ रेट कम है, इसका मतलब क्या है कि नए बच्चे आ रहे हैं और जो है वो भी हैं, उनकी मृत्यु जल्दी नहीं हो रही, तो क्या होगा? ऐसे एरिया में बहुत ज़्यादा हाई पॉपुलेशन हो जाएगी। तो यही बात करता है, अंडर डेवलप कंट्री की बात करती है जहाँ पे हाई बर्थ रेट है, हाई डेथ रेट है, यानी हाई मतलब कह सकते हैं कि पॉपुलेशन जो है एक तरीके से स्टेगनेंट भी है, हाई मतलब काइंड ऑफ हाई ग्रोथ रेट कह सकते हैं क्योंकि बर्थ रेट भी आई है, हाई डेथ रेट भी है, लेकिन ऐसी पॉपुलेशन जो है वो स्टेबलाइज्ड नहीं है। सेकंड जो है वो ट्रांजिशनल स्टेज, जहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बैकवर्ड से एडवांस नेशन के बनने में मूवमेंट हो रही है। यहाँ पे लो डेथ रेट होगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हाई बर्थ रेट होगी, जिसकी वजह से एक्सप्लोजन आएगा, अचानक से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट जो एडवांस नेशन है, यहाँ पे लो बर्थ रेट भी है, लो डेथ रेट भी है, जिसकी वजह से लो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, यानी जो पॉपुलेशन वो स्टेबलाइज्ड है।
ठीक है, ये दो थ्योरी थी पॉपुलेशन के रिगार्डिंग। तो ये जो मैंने बताया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है, ट्रांजिशनल स्टेज में होता है। ट्रांजिशनल स्टेज कौन सा है, वही वाला जो कि डेवलपिंग नेशन के बारे में है। डेवलपिंग नेशंस के बारे में ये बात की गई है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो बर्थ रेट जो है वो हाई है, डेथ रेट जो है लो है, जिसकी वजह से एक्सप्लोजन आएगा, यानी बहुत हाई पॉपुलेशन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप डिजीज़ कंट्रोल कर पा रहे हो, बेटर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन फैसिलिटी दे पा रहे हो, और लेकिन अनचेंज रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, अभी भी बर्थ रेट हाई होने का रीज़न अनचेंज रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है। ये क्यों है, क्योंकि ये सोशल कल्चर प्रैक्टिस है, क्योंकि अभी भी लोग फैमिली प्लानिंग के बारे में नहीं जानते। अभी भी ऐसा तबका आता है जो काफ़ी गरीब है, वो सोचता है कि जितने बच्चे होंगे, जितने बच्चे यानी उतने हाथ यानी उतनी इनकम, जो कि हेल्पफुल रहेगा उनके लिए, उनके जनरेशन के लिए, वो लोग सस्टेन कर पाएंगे। क्योंकि एक इंसान ही वो फैमिली को कमा धमा के खिला नहीं सकता, तो वो सोचते हैं जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतनी कमाई होगी, जिसकी वजह से वो खा पी पाएंगे एटलीस्ट, ये थिंकिंग है। तो ये क्या है, सोशो कल्चरल प्रैक्टिस है, लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है, लोग फैमिली प्लानिंग को नहीं समझ पा रहे हैं। तो दीज आर द रीजंस। नेक्स्ट है कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम इस चैप्टर में जानेंगे, जैसे कि बर्थ रेट क्या होता है। बर्थ रेट होता है नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स इन अ गिवन एरिया ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड, यूजली एक ईयर का होता है। तो एक गिवन एरिया में एक साल के अंदर पर 1000 बच्चों में से कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। ठीक है, पर 1000 लोगों में से कितने नए बच्चे पैदा हो रहे हैं। ठीक है, डेथ रेट क्या होता है, नंबर ऑफ डेथ्स इन अ गिवन एरिया पर 1000 पॉपुलेशन। एक गिवन एरिया में एक गिवन टाइम में 1000 लोगों के बीच कितने लोग की डेथ हो रही है। नेक्स्ट है ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट जो होता है सिंपली होता है बर्थ रेट और डेथ रेट का बीच का डिफरेंस, यह दिखाता है आपका ग्रोथ रेट कितना है, नेचुरल ग्रोथ रेट कितना है। फर्टिलिटी रेट क्या होती है, फर्टिलिटी रेट होती है कि एक वुमेन अपने रिप्रोडक्टिव एज जो कि 15 से 49 ईयर्स के बीच, यानी प्यूबर्टी से लेके मेनोपॉज के बीच कितने बच्चे प्रोड्यूस कर सकती है। तो नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 वुमेन इन द चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप 15 to 49, यानी इस एज ग्रुप में एक महिला कितने बच्चे को प्रोड्यूस कर सकती है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है ये दिखाता है नंबर ऑफ डेथ बेबीज बिफोर द एज ऑफ 1, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिफोर कितना, एज ऑफ 1 पर 1000 लाइव बर्ड्स, यानी ये बर्थ रेट से इसका रिलेशन है कि जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो 1 साल की उम्र से पहले मर जा रहे हैं। नेक्स्ट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या कहता है, नंबर ऑफ वुमेन डाइंग ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ठीक है, इसका भी डायरेक्ट रिलेशन अगर हम कहें तो इसी से कर सकते हैं कि कितने औरतों की मौत हो जा रही है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ठीक है, नेक्स्ट जो सेक्स रेशियो है यह है नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल इन गिवन एरिया इन गिवन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एक गिवन एरिया में गिवन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में 1000 पुरुषों के ऊपर कितनी महिलाओं की संख्या है, उसे हम लोग सेक्स रेशियो कहते हैं। हम नेक्स्ट जो है वो हमारा ये है मतलब इसी में जो कॉन्सेप्ट्स में है, नेक्स्ट जो है वो एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन है। एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, हम पॉपुलेशन को डिफरेंट एज ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि 0 to 15, 15 to 59 एंड 60+। ठीक है, ये जो एज ग्रुप है वो डिपेंडेंट होती हैं, क्योंकि ये खुद सक्षम नहीं होते कमाने के लिए, ये डिपेंड होती है 15 to 59 एज ग्रुप जो कि वर्किंग पीपल होते हैं। तो लोगों को डिवाइड कर देना डिफरेंट एज ग्रुप, तो बेसिकली ये 3 एज ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम प्रोपोर्शन कर देते हैं लोगों को डिफरेंट एज ग्रुप में रिलेटिव टू टोटल पॉपुलेशन, यानी टोटल पॉपुलेशन है मानिए 100 लोग हैं तो 3 ग्रुप में इसको डिवाइड कर देंगे हम। मानिए इसमें 30 हैं, इसमें 30 हैं और ये 40 लोग हैं। ठीक है, तो हम डिफरेंट एज ग्रुप के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं। डिपेंडेंसी रेशियो क्या होती है, डिपेंडेंसी रेशियो जो होती है ये एक प्रोपोर्शन है, हम परसेंटेज में इसको काउंट करते हैं। इसमें होता क्या है कि ये मैंने एग्जांपल दिया कि 0 से 15 और 60+ के जो लोग होते हैं वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन कहते हैं, इनको कहते हैं। ये डिपेंड होते हैं जो लोग वर्किंग पीपल होते हैं, जो 15 से 60 साल की उम्र में जो वर्क करते हैं, उनके ऊपर जितने पॉपुलेशन डिपेंडेंट होती हैं
उसको कहते हैं, हम इसको हम कहें सिंपली ये रहता है नंबर ऑफ डिपेंडेंट डिवाइडेड बाय डिपेंडेंस, यानी ये दोनों को ऐड कर दें, सिंपल टर्म्स में कहें 0 to 15 वाले ग्रुप और 60+ वाले ग्रुप, ये जो होते हैं इनका प्रोपोर्शन होता है जितने लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके दो कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, अगर ज़्यादा बूढ़े लोग और ज़्यादा यंग पॉपुलेशन मतलब जो काम ना करती हो 0 to 15 हो, तो इसमें क्या होता है जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है, ठीक है, क्योंकि उनके हिस्से का काम भी एक तरीके से हम कर रहे हैं। और सेकंड जो बात है वो ये है कि अगर आप देखो घर में लाइक बच्चे होते हैं और ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, तो काम कौन करता है, बीच में जो मदर फादर हैं वो काम करते हैं, तो उनका बर्डन होता है कि इनको भी संभालना है, इनको भी संभालना है, ठीक है। तो अगर अगर किसी नेशन में अगर आप देखो डिपेंडेंट रेशियो बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम नहीं देख सकते, क्योंकि मैन पावर उतना नहीं है, उतना मैन पावर नहीं है कि उतना काम कर सके, उतने बेहतरी से वो काम कर सके। और वहीं पे अगर हम देखें कि डिपेंडेंसी रेशियो कम है, तो वो नेशन इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा, क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ वर्किंग पीपल ज़्यादा होंगे जो कि हेल्प कर सकेंगे नेशनल इकोनॉमी को बढ़ाने में। तो नेक्स्ट जो है वो हम देखें वो जो नेचुरल इंक्रीज़ की बात कर रहे हैं, अगर ज़ीरो हो गया बर्थ रेट और यू नो डेथ रेट के बीच, तो हम देखेंगे कि वो जो पॉपुलेशन है वो स्टेबलाइज है, रिप्लेस कर पानी, यानी अगर दो पेरेंट्स हैं, अगर वो दो बच्चे कर रहे हैं, तो ये अगर इनकी डेथ हो जाएगी तो वो दो बच्चे एग्जिस्ट करेंगे, यानी रिप्लेस करने के लिए इन्होंने कर दिया, यानी स्टेबलाइज पॉपुलेशन 2 - 2 = 0। ओके, सो तो हम रिप्लेसमेंट लेवल वही कहते हैं कि अगर हम न्यूअर जनरेशन उतने ही ला दें जितने ओल्ड जनरेशन जो कि मर रहे हैं, यानी अगर दो लोग मर रहे हैं और हम दो न्यू लोग लाते हैं और नेट ज़ीरो है, यानी ये रिप्लेसमेंट लेवल परफेक्ट है, स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई कपल है, उनका एक मेल एक फीमेल, तो ये दो लोग काउंट हो गए और ये दो बच्चे प्रोड्यूस करते हैं, तो जो डिपेंडेंसी मतलब रिप्लेसमेंट लेवल एकदम परफेक्ट होगा, क्योंकि इनका जो डिफरेंस होगा वो ज़ीरो होगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है, इट रेफर्स टू एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ईयर्स दैट एन एवरेज पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव। ये डिपेंड करता है उस कंट्री की मेडिकल फैसिलिटी और मतलब एक तरीके की डिजीज़ रेजिस्टेंट इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। ओके, सो इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 70 है, मतलब एवरेज माना जाता है कि इंडिया के जो लोग हैं वो 70 ईयर्स तक रह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फेमाइंस। तो 1921 के पहले इंडिया में काफ़ी फेमाइंस आ रहे थे, जिसकी वजह से सबसे फेमस है बंगाल फेमाइन जो है, उसमें काफ़ी सारे लोगों की मौत हो गई थी। फेमाइंस आने का बेसिक कारण जो था वो मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उतने नहीं हो रहे थे, उतने पॉपुलेशन के लिए उतना खाना नहीं था। लेकिन एक इकोनॉमिक्स है, नोबल प्राइज विनर भी है अमर्त्य सेन, उनका मानना था कि ये रीज़न नहीं है, रीज़न ये है कि लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है कोई भी रिसोर्स। अगर हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें रिसोर्स को, तो वो फेमाइंस को हम लोग आने से रोक सकते हैं। बेसिकली फेमाइंस को आने 1921 के बाद काफ़ी सारे प्रोग्राम चला गए जिसकी वजह से हो पाया, जैसे मानिए एडिक्वेट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी लाई गई, कम्युनिकेशन फैसिलिटी कि अगर किसी एरिया में खाना ज़्यादा है तो जहाँ पे कम है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जा सके, तो काफ़ी सारे डेवलपमेंट हुए जिसकी वजह से हम फेमाइन को प्रिवेंट कर पाएँ। नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो की, ठीक है। तो अगर हम सिंपली बात करें, हम सेक्स रेशियो को देखें तो वो होता है नंबर ऑफ फीमेल्स पर मतलब पर 1000 मेल्स। तो लेकिन सेक्स रेशियो डिक्लाइन क्यों हो रहा है? अगर हम फैक्ट्स को देखें तो नेचर जो है वो फीमेल को ज़्यादा प्रेफर करता है एज़ कम्पेयर टू मेल। जो फीमेल्स चाइल्ड होती हैं, अगर हम नंबर ऑफ डेथ देखें इन्फेंट मोर्टेलिटी की, तो जो मेल बेबीज़ हैं वो ज़्यादा मरते हैं, जबकि वो ज़्यादा अमाउंट में मतलब एज इन देखा जाए तो ज़्यादा मेल जो होते हैं वो बर्थ लेते हैं, लेकिन उनकी डेथ इन्फेंट मोर्टेलिटी में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। फीमेल की क्यों नहीं होती? क्योंकि उनके पास एक रेजिस्टेंस होता है, ज़्यादा दिन मतलब ज़्यादा इम्यून पावर उनकी बचपन से ही स्ट्रांग होती है। और दूसरा अगर देखें सेक्स रेशियो के बारे में, तो जो महिलाएं होती हैं वो ज़्यादा उम्र तक जीती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल, ऐसा देखा गया है। फिर भी हम देखते हैं कि सेक्स रेशियो डिक्लाइन क्यों हो रही है। काफ़ी सोशल और कल्चरल रीजंस हैं इसके।
समाज में सन प्रेफरेंस एक और रीज़न है। अगर हम देखें बायोलॉजिकली तो एक महिला के पास ज़्यादा इम्यून सिस्टम होते हैं, लेकिन फिर भी वो जिंदा नहीं रह पाती, फीमेल जेनोसाइड्स कह सकते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो हम समझते हैं कि क्या रीजन है कि सेक्स रेशियो मतलब डिक्लाइन है। पहला तो नेग्लेंस ऑफ गर्ल्स बेबीज, मतलब बचपन में ही अगर हम गर्ल्स बेबी को नेग्लेक्ट करें, ठीक है, तो हो सकता है हम नेग्लेक्ट करें, उसको बुखार है हम ध्यान ही नहीं दिए, हो सकता है उसकी मौत हो जाए, ठीक है। दूसरा है सेक्स स्पेसिफिक एबॉर्शन। जब बच्चा पेट में ही होता है, कोख में ही होता है, तो काफ़ी सारे टेक्नोलॉजी से, सोनोग्राफी से है, अल्ट्रासाउंड से लोग पता कर सकते हैं कि उसका सेक्स क्या है। अगर वो महिला है तो उसको मतलब फीमेल बेबी है तो उसको बचपन मतलब बिना पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। और फीमेल इन्फेंटिसाइड यानी गर्ल्स बेबी का मार देना, जब वो पैदा हो तो ये लड़की है, लड़की का बोझ है, हम क्या करेंगे, लोग मार देते हैं। इस वजह से फीमेल, एक और रीज़न है वो ऐड कर सकते हैं कि ऐसा मतलब ऐसा होता है कि चाइल्ड बर्थ के टाइम महिलाओं की डेथ होती है, तो उस वजह से भी सेक्स रेशियो पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। लेकिन जो मेजरली रीजंस है वो कल्चरल बिलीव्स ही हैं, क्योंकि नेचर तो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता एक मर्द और एक औरत में, एक मतलब महिला और पुरुष में नेचर कहाँ डिस्क्रिमिनेट करता है। अगर हम सच में देखें तो मर्द ज़्यादा पैदा होते हैं, मतलब जो मेल बेबीज हैं वो ज़्यादा अमाउंट में पैदा होता है, लेकिन वो उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि वो सस्टेन कर पाते, उनकी मौत हो जाती है। वहीं फीमेल जो है उनकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से वो सस्टेन कर पाती हैं, स्टिल उनका सेक्स रेशियो कम है, बेहद कम है। अगर हम इस केस में देखें तो स्पेशली हम देखते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो, ठीक है। चाइल्ड सेक्स रेशियो में जो हम जुवेनाइल चाइल्ड सेक्स रेशियो देखते हैं 0 to 15 की उम्र में, ये नेशनल एवरेज की जो सेक्स रेशियो है वो उससे भी कम है। क्यों? बचपन में ही लड़कियों को मार दिया जाता है, नेग्लेक्ट किया जाता है उनको। जो सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो हम हरियाणा में देखते हैं, वहाँ तो 800 से भी कम है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो बेसिकली कल्चरल बिलीव्स इनकी वजह से। एक बहुत मिसकंसेप्शन है कि ऐसा अक्सर गरीब करते हैं कि लड़की हुई बोझ होगा, दावड़ी देना पड़ेगा, शादी ब्याह बहुत, ऐसा नहीं है। मोस्टली हम लो सेक्स रेशियो देखते हैं प्रॉस्परस एरिया में, मोस्टली अमीर और या बेहतर डूइंग फैमिली में भी देख सकते हैं, जो वेल टू डू फैमिली, वहाँ देखते हैं। क्यों? एक कॉमन रीज़न दिया जाता है कि वो फैमिलीज अब उस लेवल पे पहुंच गई जो फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचती हैं, वो चाहती हैं उनके 1 या 2 बच्चे हों, और बच्चे भी हों तो वो लड़के हों जिनको वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दें, आराम से हो जाए। इस वजह से भी कुछ एरिया जैसे कि आप देख सकते हो चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, ये काफ़ी रिच स्टेट्स हैं, फिर भी यहाँ पे लोवेस्ट चाइल्ड रेशियो हम देखते हैं इन्हीं रीजंस की वजह से। क्योंकि वहाँ पे जो चाइल्ड इनिक्वेट पॉलिसी है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा फीमेल इन्फेंटिसाइड की केसेस देखी जाती है, क्योंकि कल्चर बिलीव है। ये वेल टू डू फैमिली उस लेवल पे पहुँच गई है जहाँ पे सोच रहे हो कि हम अगर समझें फैमिली प्लानिंग लेवल पे पहुँच के भी बहुत कॉमन कंसेप्शन होता है, जो कि गरीब होते हैं वो मोस्टली फीमेल इन्फेंटिसाइड करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि इफ़ गर्ल्स बेबीज आर बॉर्न उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन होगा बिकॉज ऑफ डाउरी एंड एक्सेट्रा। बट अगर हम फैक्ट्स देखें, अगर फिगर्स देखें, तो हम देखते हैं मोस्टली जो वेल टू डू मतलब स्टेट्स हैं उनमें ये चीज़ें प्रिवलेंट हैं ज़्यादातर, ठीक है। रीज़न मैंने दिखा दिया कि ये है ड्यू टू पॉवर्टी, अगर हम समझते हैं कि इग्नोर करते हैं लैक ऑफ रिसोर्सेज, लेकिन ये रीज़न नहीं है। रीज़न ये है कि इकोनॉमिकली प्रॉस्परस फैमिलीज डिसाइड करती हैं कि कुछ बच्चे हों एंड दे विश टू चूज सेक्स ऑफ द चाइल्ड एंड मोस्टली सन, दैट इज कॉल्ड सन प्रेफरेंस। वो चाहते हैं उनका लड़का पैदा हो, ठीक है। अब हम समझेंगे कि लिटरेसी का क्या रोल है एक पॉपुलेशन ग्रोथ में, ठीक है। लिटरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लिटरेसी लीड्स टू एजुकेशन। लिटरेसी तो बेसिक सा ज्ञान है कि आपको लिखना, पढ़ना और कुछ कैलकुलेशन करने आता है। एजुकेशन इज मच हायर, ठीक है, एंड लिटरेसी लीड्स टू एजुकेशन, ठीक है। तो लिटरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पॉपुलेशन। अगर एक पॉपुलेशन लिटरेट है, सो एक लिटरेट पॉपुलेशन
वेल फैमिली प्लानिंग कर सकता है, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकता है और अपने नेशन के लिए भी एक एसेट बन सकता है। ठीक है, तो लिटरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग रोल टू प्ले। जितने ज़्यादा लिटरेट लोग होंगे, जितने लिटरेट पॉपुलेशन होगी, उतनी कॉन्शियसनेस होगी कैरियर ऑप्शन जॉब्स के लिए, जिसकी वजह से वो नॉलेज इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, टर्शरी सेक्टर में बहुत अच्छा कर सकते हैं, अपनी कंट्री की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोड्यूस कर सकते हैं। लिटरेसी कैन लीड टू हेल्थ अवेयरनेस, क्योंकि लिटरेसी से उनको पता होगा भाई इतने बच्चे नहीं करने, एक फीमेल के बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है अगर ज़्यादा बच्चे होंगे, तो फैमिली प्लानिंग के बारे में, तो वो हेल्थ अवेयरनेस में भी उतनी एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से वो कल्चरल मतलब काफ़ी अच्छे कम्युनिटीज़ के रूप में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। लिटरेसी जो होता है वो वेरी करता है अक्रॉस जेंडर, अक्रॉस रीजन एंड सोशल ग्रुप। ये कैसे? जनरली वुमेन को पहले पढ़ने नहीं दिया जाता था, मेल पढ़ने जाते, तो एक देख सकते हैं जेंडर में डिस्क्रिमिनेशन है। नेक्स्ट हम रीजन में देखते हैं, जो पॉवर्टी वाले रीजन्स हैं, ठीक है, वहाँ लोग उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं। और सोशल ग्रुप में जैसे कि ST SC ये इलिटरेट रहे, ठीक है, क्योंकि उनका एजुकेशन के लिए उनको मतलब कह सकते हैं उनको एक्सेस ही नहीं था, उनको पढ़ने ही नहीं दिया जाता था, समाज अलाउ ही नहीं करता था कि वो जाके पढ़ाई करें। तो आप देख सकते हैं लिटरेसी जो वेरी करते हैं सोशल ग्रुप में। हिस्टोरिकली जो डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ जैसे कि शेड्यूल कास्ट थी, शेड्यूल ट्राइब थी, इनमें लोअर लिटरेसी रेट देखने को मिलती है, इवन लोअर फीमेल लिटरेसी रेट भी देखी जाती है इन ग्रुप्स में। और रीजनल जो वेरिएशन है आप देख सकते हैं, जैसे कि केरला में देख सकते हैं या नॉर्थ ईस्ट में कई स्टेट देखते हैं, यहाँ पे लिटरेसी रेट काफ़ी हाई है। वहीं बिहार में देख सकते हैं लिटरेसी रेट काफ़ी नीचे है। तो क्योंकि एक स्पेशल पॉवर्टी रीजन, स्ट्राइक रीजन है, तो गरीब को बोलेंगे कि जाओ पढ़ाई करो, नहीं, उसको भाई रात को आके रोटी भी खानी है, वो सोचेगा कि मैं रोटी का इंतजाम कैसे करूं, पढ़ाई के लिए उसके पास समय ही नहीं है उसको, क्योंकि सस्टेन करना है उसको, अपना पेट चलाना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट जो है वो है रूरल अर्बन डिफरेंस। आज भी इंडिया में जो मोस्टली पॉपुलेशन है रूरल इंडिया में रहती है, और उसके कंपेरिजन में थोड़ी सी कम पॉपुलेशन जो होती है वो अर्बन एरियाज़ में रहती है। लेकिन मास कम्युनिकेशन, मीडिया के आने की वजह से अर्बन एरिया का डिफरेंट ही पिक्चर दिखा जाता है। जो रूरल पीपल होते हैं वो इमेजिन करते हैं कि वो शहरों में जाएंगे, बड़े बड़े बिल्डिंग्स देखेंगे, वो ये करेंगे वो करेंगे। तो टीवी ने, सोशल मीडिया ने दिखा रखा है कि शहर ऐसे हैं, शहर वैसे हैं, शहरों में ये मिलता है, शहर बहुत लग्जेरियस होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हम माइग्रेशन देखते हैं रूरल टू अर्बन एरिया। पहले एग्रीकल्चर जो था वो मेजर सोर्स ऑफ इनकम था इंडियन पॉपुलेशन के लिए, लेकिन अब वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन के बाद अब लोग शिफ्ट हो रहे हैं अर्बन एरियाज़ में, बिकॉज वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो वहाँ काम कर सकते हैं। अब एग्रीकल्चर सब्सटेंटिव नहीं है, एग्रीकल्चर से उतना नहीं कमा पाते। अभी भी आप गांव के इलाकों में देखें तो अभी भी ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड नहीं होते, अभी वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज सेक्टर में आ गया, डेयरी प्रोजेक्ट वगैरह। तो एग्रीकल्चर एक इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं रहा उनके भी लाइफ के लिए। और कोई ऐसा इंसान है जिसका गाँव शहर के बहुत नज़दीक है, तो होता है वो सुबह शहर जाए, वहाँ काम करे और रात को वापस अपने गांव लौट के आ जाए, ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। ठीक है, तो रूरल अर्बन डिवाइड में एक और फैक्ट जो हम गिन सकते हैं, सोशल फैक्ट, सोशल थिंग, दैट इज़ कि जो गरीब तबके के लोग थे, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के थे, जो काफ़ी कम अपॉर्चुनिटीज़ थी, तो शहरों में आने के बाद उनकी अपॉर्चुनिटी बढ़ गई। वहीं जो हम देखें जो अपर कास्ट के भी लोग थे लेकिन जो गरीब थे, तो शहरों में आके वो ऐसे काम कर सकते थे जो गांव में नहीं कर सकते, झाड़ू मारना ये वगैरह, जिसकी वजह से वो कुछ खा सकें, कुछ इंतजाम कर सके। वो अपने गांव में काम नहीं कर सकते क्योंकि कंसिडर किया वो अपर कास्ट है, छोटे काम वो नहीं कर सकते। लेकिन शहरों उनको वो एक ऐसा अनजानपन, उनको ऐसा एनोमिनिटी देता है जहाँ पे लोग आपको नहीं जानते, कोई नहीं, आप अपने पड़ोसी को नहीं जानते। तो इसकी वजह से काफ़ी एडवांटेज हुआ दोनों ग्रुप का। दोनों ग्रुप यहाँ पे आए और वो नेशन के भी प्रोग्रेस में हेल्प करते हैं, अपने फैमिली अपलिफ्टमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आजकल वैसे विलेज को ज़्यादा रोमांटिसाइज कर रहे हैं, आप अपने इंस्टाग्राम रील्स में देख सकते हैं, इवन आपने कई वेब सीरीज़ पंचायत देखी होगी, विलेज को रोमांटिसाइज कर रहा है कि लाइक कितना सुंदर होता है, खेत, स्वच्छ हवा वगैरह। लेकिन इसके अलावा भी कई चीज़ होती है गाँव में, वो जात, वो डिस्क्रिमिनेशन, वो नीच ऊंचा, ये सब चीज़ें भी गांव में प्रेवलेंट है। तो हमें ये एस्पेक्ट को भी देखना ज़रूरी है। गांव सिर्फ सुंदर नहीं, गांव में ये चीज़ें भी होती है, तो ये चीज़ें भी समझने की ज़रूरत है। मैं नहीं कह रहा कि गांव ख़राब होता है, गांव भी उतना ही अच्छा होता है जितना अच्छा शहर होता है, दोनों के अपने पहलू हैं। तो हमें उसको चीज़ों को एनालाइज करके समझना पड़ेगा। तो आप यहाँ सीधा देख सकते हो कि मास मीडिया और कम्युनिकेशन के आने की वजह से हम ग्रेजुअली देखते हैं कि कैसे जो इमेज बनी अर्बन लाइफस्टाइल की, जिसने गैप को, जो रूरल और अर्बन एरिया में जो गैप था उसको
कम्प्लीटली हटाने का कोशिश किया कि लोग हाँ अब शहर जा सकते हैं, वो ये काम कर सकते हैं। तो एक गैप था रूरल और अर्बन का, उसको ख़त्म करने की कोशिश की। जो ग्रोथ हुई अर्बनाइजेशन की वजह से, इसमें क्या हुआ कि रूरल पॉपुलेशन को अट्रैक्ट किया, उनको अट्रैक्ट किया कि आप आए, आप शहर में रहें। जो लोग गांव में काम नहीं पा रहे थे, वो सफिशिएंट वर्क जिससे वो सस्टेन कर सकते हैं, वो अब शहरों में आने लगे, इंडस्ट्रीज़ में आने लगे काम के सर्च में। जो फ्लो हुआ रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, इसकी वजह से आप देख सकते हैं कॉमन प्रॉपर्टी से रिसोर्सेज का डिक्लाइन हुआ। ठीक है, गांव में होता है कि पोखर है और कुछ तालाब हैं, मछली उछली, तो होता था कि वो कम्युनिटी का, पूरे गांव का लोग मछलियाँ छोड़ सकते हैं, वहाँ से मछली मार के बाज़ार में बेच सकते हैं। ये जो एरिया है जंगल का, वो पूरे गांव का है, लोग यहाँ लकड़ी काट सकते हैं। लेकिन वो अब डिक्लाइन होने लगा क्योंकि लोग गांव से शहर आने लगे, तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी भी गाँव में आने लगी। हो सकता है वो तालाब किसी अब एक इंसान को हो गया, अब वही इंसान का फ़ायदा होगा, अब पूरे गाँव का फ़ायदा नहीं होगा। तो ये भी एक रीज़न आया। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो सिटी जो था वो सोशल रीजंस की वजह से भी प्रेफर किया गया, क्योंकि ये एक तरह का एनोमिटी देता है। हो सकता है आप शेड्यूल्ड ट्राइब से हो, लेकिन आप सिटी में आके ये चीज़ें थोड़ी कम हो जाती है रिलेटिवली। जो अनटचेबिलिटी जो प्रैक्टिस की जाती होगी गांव में, वो यहाँ पे देखने हो। आप यहाँ पे अमीर गरीब, आप मेट्रो में देखते हो हर एक तबके के लोग देखते हो, आप बस में डीटीसी की बस में ट्रैवल करते हो, हर तबके के लोग देखते हैं। आप एक दूसरे शोल्डर टू शोल्डर, हैंड टू हैंड काम करते हुए देखते हैं। तो यहाँ पे कास्ट का जो है रोल अभी भी है, लेकिन वो थोड़ा सा रिड्यूस हो गया। जितना हार्श गांव में था, अब वो अर्बन एरिया में नहीं रहा। तो इन सारी वजह से सिटी एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनी। नेक्स्ट है नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ठीक है, इंडिया खुद एक यूनिक स्टेट बना, क्योंकि इंडिया एक पहला ही ऐसा नेशन था जिसने 1952 में इंडिपेंडेंस के बाद ही फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम लॉन्च कर दिया था। तभी से फैमिली प्लानिंग के जो प्रोपोगेट करने लगा था, मीडिया में भी आने लगा था। ठीक है, जैसे हम दो हमारे दो। ठीक है, पंचायत में भी एक लाइन है कि दो बच्चे हैं मीठी खीर, उससे ज़्यादा बाबासीर। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रोच की थी। इसका ऑब्जेक्टिव था कि ये स्लो डाउन करे रेट ऑफ मतलब ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को, और पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ को कम करे, बर्थ कंट्रोल मेथड्स को ये प्रमोट करे, और इम्प्रूव करे पब्लिक हेल्थ को। ठीक है, ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको रिड्यूस करें, बर्थ कंट्रोल मेथड को ये प्रमोट करें, और पब्लिक हेल्थ में काम कर सके। ये मेन 3 ऑब्जेक्टिव थे। लेकिन हुआ यूँ कि 1975-76 में जब इंडिया में इमरजेंसी आई, तो एक अलग ही रूप ले लिया। लोगों का ज़बरदस्ती स्टेरिलाइजेशन, नसबंदी कराने लगे। स्पेशली इसमें इफेक्ट हुए गरीब लोग, और जो लोअर ऑफिसर्स थे जैसे कि गांव के शिक्षक वगैरह, उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आ गया कि आप जाइए, लोगों को प्रमोट कीजिए उनके बीच कि आपको ये कराना चाहिए, जिसकी वजह से आपको स्टेरिलाइजेशन होने लगा, ज़बरदस्ती कराने लगे। तो काफ़ी गरीब तक के इससे मतलब प्रभावित हुए, और लोगों के बीच एक आक्रोश भी आया। ठीक है, तो इसकी वजह से जब नई गवर्नमेंट आई, उसने नाम बदल दिया, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। ठीक है, इसका नाम बदल दिया, वेलफेयर वर्ड यूज़ कर दिया। ठीक है, वेलफेयर वर्ड सेम प्लान रहा, एक एक्स्ट्रा वर्ड वेलफेयर ऐड कर दिया बस। ठीक है, रिप्लेस करके, ताकि लोगों के बीच इसकी जो परसेप्शन थी इमरजेंसी की कि ज़बरदस्ती होगा, ये होगा, वो परसेप्शन चेंज करने के लिए वेलफेयर वर्ड, सेम पॉलिसी को बस रीनेम करके ला दिया गया। इसकी अगर हम सक्सेस देखें इन प्रोग्राम की, तो पहला कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेट थोड़ा डिक्रीज़ हुआ। पहले की तरह मतलब बहुत हाई से इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ रहा था, वो थोड़ा डिक्रीज़ होने में हेल्पफुल रहा। दूसरा, पीपल हैव स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग स्मॉल फैमिली होम्स, फैमिली प्लानिंग को प्रमोट किया गया, हम दो हमारे दो कॉन्सेप्ट को लाया गया। नेक्स्ट, द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को नीचे लाया गया। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक हेल्थ पे ध्यान दिया इस प्रोग्राम ने, और मेडिकल फैसिलिटी को इम्प्रूव किया गया। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हुई, क्योंकि मेडिकेशन जो है, मेडिकल फैसिलिटी है, वो बढ़ी, लोगों के बीच आई। नेक्स्ट है अचीव नियरली यूनिवर्सल अवेयरनेस ऑफ नीड ऑफ मेथड ऑफ फैमिली। जो फैमिली प्लानिंग के मेथड्स थे उनको प्रोपोगेट काफ़ी किया गया, प्रिवेंटिव मेजर्स, बर्थ कंट्रोल पिल्स, एक्स्ट्रा जो भी प्रिवेंटिव मेथड्स लोगों के बीच प्रमोट किए गए हैं, लोगों ने इस चीज़ को समझा, और ये काफ़ी हेल्पफुल रहा। लेकिन फेलियर भी इसका रहा कि ग्रोथ रेट अभी भी जो है हाई है एज़ कम्पेयर टू डेवलप नेशन। अभी भी हम डेवलप नेशन की बराबरी नहीं कर पाए हैं, और कुछ कोर्सिव फैमिली प्लानिंग की वजह से काफ़ी लोगों ने, जैसे मैंने बताया कि इमरजेंसी के टाइम लोगों का वेस्कोटॉमी जो मेल में होता है, ट्यूबोकोटॉमी जो वुमेन में होते हैं, स्टरलाइजेशन को काफ़ी मतलब कोर्सिव
मतलब ज़बरदस्ती लोगों को कराना लगा बिना उनकी अनुमति, बिना उनके कंसेंट के। तो ये एक रहा लैक ऑफ एबिलिटी ऑफ रियल फैमिली प्लानिंग मेथड्स। लेकिन अभी भी जो गरीब तबका है उस तक हम ये बात नहीं पहुंचा पाए हैं, उस तक हम लोग फैमिली प्लानिंग का इम्पॉर्टेंट मैसेज नहीं पहुंचा पाए हैं, अभी भी हम इसमें लैक करते हैं। इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप इस चैप्टर का एक बार एनसीईआरटी में रीडिंग कीजिए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क कीजिए और ये चैप्टर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमारे कोर्स को परचेस करने के लिए आप हमारा ऐप CUT एक्सप्रेस प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत ख्याल रखें।